I have done something new, right? And what is that something new? I will let you know. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये नोट्स में जाएंगे, आगे काम करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आ जाएगी, right? So it will be, yes, it will be more clear. I have added some notes, right? Some notes to the typical questions, typical चीज़ों के लिए मैंने कुछ notes डाले हैं, तो मुझे प्लीज़ अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, right? Okay, so I will start from this. ये yesterday we have started with this new batch. Yesterday we have launched this batch, so this was 6th of May. So for subscription, please do call on this number, that is 9241 333 666. Please do call on this number and like, share, subscribe जरूर कर लीजिएगा, right? Okay, so this is a session that I am going to start tomorrow. बहुत मजा की बात यह है कि जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तो यहाँ पे 700 प्लस थे, अभी इस जगह पे 800 प्लस स्टूडेंट्स हैं. So this 100 student in like 4 hours, 4 or 5 hours में जुड़ गए हैं. So this is fantastic. So these are the things. Add to this, इसको add कर लीजिएगा ऐसे करके अपने yes अपने बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे ऐड जरूर कर लीजिएगा, so that you can see all this video and आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं. You can easily download the notes. ये सारे के सारे नोट्स डाउनलोडेबल है. प्लीज डू डाउनलोड इट बिफोर इट गेट एक्सपायर, राइट? तो कैसे करना है? फ्री वीडियोस में जाएंगे बायजूस एग्जाम प्रेप के ऐप में. फ्री वीडियोस में जाने के बाद जस्ट कीप स्क्रॉलिंग. अमित चैटर्जी की फोटो दिखेगी, मनी बैंकिंग थ्योरीज ऑफ मनी मिलेंगी. एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक यस्टरडे दैट आई एम गोइंग टू डू टुमारो. इसके बाद so this is what the thing is. इसके बाद I'm starting with the marathon. So अभी सिर्फ एग्जाम डेट्स आने की बारी है. मेरे ख्याल से समवेयर इन द 10th of June या 15th of June के आसपास पेपर होने की संभावना है. So let's see कि हम लोग कितना मैराथन कर सकते हैं. ये मैराथन इज बेसिकली टेंटेटिव. अगर कभी एग्जाम डेट आ जाती है तो उसके हिसाब से मैं पहले कर लूंगा. So don't worry about that. Right, but these are marathon, approximately 2 hours के सेशन होंगे. ये मैराथन only on the app, so I'm going to do this time only on the app. Do join me, right? और लिंक हमेशा मैं टेलीग्राम चैनल में दे देता हूं, तो nothing to worry about. Fine. So ये जो नए स्टूडेंट में से जुड़ रहे हैं, प्लीज डू रिमेंबर ये these are all my free videos, right? कभी अगर लगता है कि सर आपने ये नहीं बताया, सर आपने वो समझाया नहीं है, एक बार किसी भी मेरी वीडियो में शो मोर में कर लीजिएगा. सो शो मोर में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे. आप डायरेक्टली जाके लिंक खोल के वहां पे पढ़ सकते हैं. सो इवन दो अमित सर क्लास में आए कि नहीं आए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा. सो इकोनॉमिक्स ऑल सेट एंड पीएचडी एग्जाम, एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स, वीकली इकोनॉमिक अपडेट्स, जितने भी मैं वीडियोस कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इस लिंक में है. जस्ट डाउनलोड देम, राइट? ओके, तो ये है पहला क्वेश्चन पेपर 2 का. वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ. In the steady state of growth situation, in the Solos model of growth, the upper limit to growth would be determined by the growth rate of what? क्वेश्चन का मतलब ये है सिंपल शब्दों में that yes, let's quickly start with this. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि स्टेडी स्टेट ऑफ जो ग्रोथ है, स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वहां पे सोलो के मॉडल के हिसाब से अपर लिमिट टू द ग्रोथ वुड बी डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट. सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सब, क्योंकि सोलो की बात आती है तो सभी का कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाता है. तो जितना भी अच्छा हमें पता हो सोलो मॉडल, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा खो जाते हैं, राइट? सबसे पहले एक चीज करते हैं कि सोलो के मॉडल का इक्वेशन लिखता हूं मैं. सो वो है के स्टार इज इक्वल टू स्मॉल एस एफ के अपॉन के माइनस एन, राइट? ये है जब विदाउट डेप्रिसिएशन है. और अगर विद डेप्रिसिएशन के साथ हमने लिया तो ये हो गया एस एफ के अपॉन के माइनस एन प्लस डेप्रिसिएशन. अब यहां पे एस क्या है? एस है सेविंग रेशियो. सो इसका मतलब क्या है? ये है एस अपॉन वाई. ये क्या मतलब है? दिस इज स्मॉल वाई. स्मॉल वाई का मतलब है आउटपुट पर लेबर. ये क्या है? दिस इज कैपिटल स्मॉल के. तो इसका पूरा कैपिटल क्या है? दिस इज कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो. ये क्या है? दिस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट? दैट इज द लेबर ग्रोथ रेट. और ये क्या है? ये है डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल. अब के स्टार जो है इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है, राइट? सो दिस इज जीरो. दैट मीन्स कि के स्टार यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज जीरो. तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया, एस एफ के इज इक्वल टू एन के, बिकॉज ये जीरो है तो एलसीएम लेके के को उधर भेज दिया, उसके बाद एन को उधर भेज दिया. या फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, दैट इज एन. ओके, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. लेट मी जस्ट इरेज दिस. दिस इज
के इंटू एन प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये है पॉइंट। अब यहां पे याद रखिएगा कि ग्रोथ रेट, अपर लिमिट ऑफ ग्रोथ रेट क्या होगी, वो डिपेंड करती है तीन चीजों पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन, इट इज कैपिटल एक्यूमुलेशन। सो कैपिटल एक्यूमुलेशन ये डिटरमाइन करेगा, और कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ साथ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दैट इज द लेबर सप्लाई, और लास्टली इट इज द टेक्नोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। तो ये तीन चीजें जो है ये डिटरमाइन करती है कि सोलो के ग्रोथ रेट में, सोलो के मॉडल में ग्रोथ रेट कहां जाएगी, राइट नाउ। अब एक छोटा सा एग्जांपल, ये मैंने पेड बैच में भी सारा का सारा बताया है, आप लोगों को फ्री यूट्यूब में भी बताया है मैंने। अब सपोज दिस इज व्हाट माय एनके इज N1। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो ये हो जाएगा N2K। अब यहां पे वी हैव दिस, राइट, ये है हमारा SFK। जिनको समझ नहीं आ रहा प्लीज मेरी YouTube में सोलो मॉडल की वीडियो देख लीजिएगा, दो वीडियो है, डेप्रिसिएशन और विदाउट डेप्रिसिएशन। सो ये हो गया, दिस इज K by L और आई विल पुट इट K स्टार, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ चला गया है। सो जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी, यानी कि लेबर बढ़ेगा, तो कैपिटल बाय लेबर रेशो कम हो जाएगा और वो नीचे की तरफ चली जाएगी। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे ही ग्रो करेगा, द क्वांटिटी अपॉन लेबर, दैट इज आउटपुट पर लेबर, आउटपुट पर लेबर रेशो भी कम हो जाएगा। सो द हायर लिमिट इज बेसिकली सेट बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ, कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक्यूमुलेशन। तो यहां पे जो है इन तीनों में से सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा है, तो इसलिए दिस इज द आंसर। आई नो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है, द रीजन इज बिकॉज सोलो का केस आते ही हम लोग थोड़ा सा हिल जाते हैं, दैट इज व्हाई आई गिवन यू मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, राइट। इसके बाद भी अगर ये समझ नहीं आए तो दो काम कीजिएगा, सोलो के मॉडल वाला जो यूट्यूब में वीडियो किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का इंपैक्ट क्या है, सेविंग का ग्रोथ रेट का इंपैक्ट क्या है, वो मैंने बताया हुआ है। एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा उसको, नहीं समझ में आए मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, सो दैट आई कैन टेक अप दिस इश्यू टुमारो, राइट, टुमारो सेशन। ओके, एनीवे द आंसर विल बी ए हियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल से आंसर दे रखा है ऑल ऑफ देम इज करेक्ट, राइट। सारे के सारे ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से दे रखा है, मैंने एक बार देखा था, मुझे ये याद है, लेकिन लेट्स ट्राई टू डू दिस। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो केनेथ एरो का केस है, राइट। डिसएम्बॉर्डेड टेक्नोलॉजिकल चेंज हम दे सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। हाँ, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई ये इन्होंने कहा डिसएम्बॉर्डेड। मैं मान लेता हूं, चलो सोलो की बात कर लेते हैं। गोल्डन एज जॉन रॉबिन्सन एंड CES प्रोडक्शन फंक्शन मिन्हास। नाउ द प्रॉब्लम इज कि CES प्रोडक्शन फंक्शन में वी हैव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मैक। स्मैक में क्या क्या आता है, दिस इज सोलो, मिन्हास, एरो, जेनरी। अब यहां पे क्या है, सोलो भी है, मिन्हास भी है और एरो भी है। सो ये सारे सारे नाम आ गए, जिसकी वजह से इन्होंने ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट बोल दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर हो सकता था, सो दैट कुड हैव बीन A का 3 एंड 2 का 4, राइट, एंड 3 का 2 एंड CES का ये हो सकता था, राइट। बट यहां पे आंसर में दे रखा है ऑल ऑफ देम इज करेक्ट, आई थिंक, इसलिए मैंने इसका आंसर भी नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे। एनीवे, टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। इसका आंसर मैं बाद में देता हूं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, या मार्जिनल टैक्स लिखता हूं मैं यहां पे, मार्जिनल टैक्स, और ये हो गया एवरेज टैक्स। मार्जिनल टैक्स का मतलब है इट इज DT अपॉन DY, और ये है T अपॉन Y, राइट, एवरेज टैक्स। ओके, यस। नाउ दूसरा वाला है DT, मैंने पूरा लिख देता हूं यहां पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एंड द नेक्स्ट वन इज DT अपॉन DY एंड T अपॉन Y। जब ये वाला बड़ा हो, सो दिस इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। जब ये वाला छोटा हो, दिस इज रिग्रेसिव। जब ये वाला बराबर हो, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल, राइट, प्रोपोर्शनेट। So this is what the question is. The tax is said to be progressive when the marginal rate of tax is greater than the average tax. यानी कि ये वाला आंसर होना चाहिए। Let's see. Yes. Please do note this point. So all of you please note this marginal tax rate and average tax rate. Okay. Relatively few private goods are totally rival and excludable. कुछ प्राइवेट गुड्स जो हैं, जो कि मार्केटेबल हैं, उनको हम मार्केट में बेच सकते हैं, वो ही टोटली एक्सक्लूडेबल एंड राइवल है, राइट। आई थिंक दिस इज फाइन। सो यहां पे रिलेटिवली वर्ड का मतलब है कि कंपेरेटिव सेंस में कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप
प्राइवेट गुड भी है, लेकिन आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, या राइवल भी कई हद तक वो नॉन राइवलरस हो जाते हैं रिलेटिवली. दिस इज व्हाट दे मेंशन, दे मीन, राइट. सो दिस इज करेक्ट एंड वी थिंक दैट प्राइवेट गुड्स आर टोटली राइवल एंड एक्सक्लूडेबल. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन सही है. मोस्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हैज एटलीस्ट सेम शेयर्ड एस्पेक्ट. ये लाइन मुझे एक्चुअली बहुत बार कोशिश किया, इसको समझ नहीं आया मुझे कि ये किस सेंस में कह रहे हैं कि मोस्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हैज एटलीस्ट सम शेयर्ड एस्पेक्ट. अगर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आता है तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा? लेट्स सी दिस आंसर, राइट. मोस्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हैज एटलीस्ट सम शेयर्ड एस्पेक्ट. इसका मतलब हुआ कि कुछ कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है उसमें कॉमन एस्पेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कंजम्पशन जो खरीदेगा वही कंज्यूम कर सकता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वही उसको बेच सकता है, या वो लेबर हायर करेगा, समथिंग लाइक दैट. सो जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट को देख रहा है. कंजम्पशन जब वो कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट को दे रखा है. तो दिस इज समथिंग जहां पे उसका एमआरएस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, जहां पे उसका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो और इनपुट प्राइस रेशियो. मेरे ख्याल से यही पॉइंट पे इसका आंसर हो रहा है. एंड बिकॉज दोनों के बीच में मार्जिनल वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब इंडिविजुअल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल मार्जिनल बेनिफिट, सो दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू प्राइवेट गुड. सो इसीलिए मुझे लगता है कि ये होना चाहिए ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स सी, both A and R are correct. Okay, अच्छा ये कुछ ऑप्शन अलग है. R is the correct reason, so I will go with D. I hope this point is quite clear to all of you कि मुझे ये एक्चुअली ये दिस इज इनकम्प्लीट. अगर आप देखें कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हैज शेयर्ड एस्पेक्ट, मतलब किस एस्पेक्ट की बात हो रही है ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में. तो मेरे ख्याल से आई थिंक इसी तरीके से आंसर आ रहा है, तो मे बी. ओके, द मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन इंक्लूड्स व्हाट. तो मेथड में तो ये आता है कैपिटल लिवाई आता है, डेट सिंकिंग फंड आता है, डेट रिप्यूडिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्यूडिएशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्यूडिएशन? किसी को ये बहुत बार क्वेश्चन इधर उधर पूछा गया है, हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे नेट या सेट या कहीं ना कहीं लाइक पीजी पीएचडी वगैरह सब जगह पे पूछा गया है. सो रिप्यूडिएशन इज मीन्स व्हाट? Reputation is what? Good to know नीलम, वेरी फैंटास्टिक. मेरी सारी वीडियोस देख के आप क्या क्या लिखा है मुझे. नमस्ते सर, मेरे नेट क्वालिफाई हो गया है सर, जीआरएफ की आपकी सारी वीडियोस देख रही हूं, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. डेट रिप्यूडिएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इनकार करना. हिंदी में लिखा हुआ है कि मैं नहीं दे रहा, राइट. इसका सिंपल सा फंडा ये है कि मैं नहीं दे रहा, पैसे मैं नहीं दे रहा. तो गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं कर सकती है, राइट. अब इसका आंसर देखिए, पेपर में क्या दे रखा है? ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, राइट. दिस इज गिवन एज ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर देखिए, ऑल ऑफ द अबव. ये ऑफिशियल आंसर की है, बट मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है. इसमें से ये और ये सही है, सो दैट इज ए एंड बी आर करेक्ट. नाउ जिनको समझ नहीं आया उनके लिए ये पॉइंट है, दीज आर द मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन, राइट. तो इसलिए ये आंसर गलत है. डेट रिप्यूडिएशन, ये क्वेश्चन एक बार और आया है, आई थिंक 2016-17 में आया था. तो डेट रिप्यूडिएशन इज सिंपली डिनाइंग कि नहीं दे रहा पैसे, जो करना है कर लो. ऐसा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट. सो दीज आर द थिंग्स. यूटिलाइजेशन ऑफ द सरप्लस रेवेन्यू, अगर कभी, ये तो बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो गया कि गवर्नमेंट के पास कभी सरप्लस रेवेन्यू बचा, उससे पैसे दे दिया. परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कन्वर्जन ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट टू लो इंटरेस्ट रेट, सिंकिंग फंड मेथड, कैपिटल लेवाई या टर्मिनेबल एन्युटीज, ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम डेट रिडीम कर सकते हैं. बट डेट रिप्यूडिएशन इज नॉट द ऑप्शन, ये गलत है. तो इस आंसर को प्लीज चेंज कर लीजिएगा अपने पास, राइट. ऑल आप सभी ने आंसर दिया है डी, बट आई थिंक दिस डी इज इनकरेक्ट. व्हाट डू यू से? डू यू थिंक सो? यस और राइट, राइट और रॉन्ग? सभी को लगता है कि ऑल सही है. डेट रिप्यूडिएशन, सो 2016 या 17 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, उसमें भी यही क्वेश्चन है. डेट रिप्यूडिएशन मतलब इनकार. इंक्लूड क्या है? इंक्लूड मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? कैपिटल लिवाई एंड सिंकिंग फंड दोनों सही है. ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आ सकता. जब डेट रिप्यूडिएशन नहीं आ सकता तो फिर ऑल ऑफ द अबव कैसे आ सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा सभी, ऑल ऑफ यू. सो दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट देयर. तो ये है, बट ऑल ऑफ द अबव के लिए सी को भी होना पड़ेगा, जो सी है नहीं, राइट. आई थिंक आई हैव गिवन अ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर फिस्कल डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर कैप इज क्वाइट, yes, expenditure cap is quite desirable. What is the meaning of expenditure cap? Expenditure cap का मतलब है expenditure पे लगाम होना, यानी कि expenditure पे एक
टॉप लिमिट लगा देना कि इससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें द कैनन्स ऑफ एक्सपेंडिचर का भी एक पार्ट है, यानी कि आप माइजर होकर खर्चा करेंगे, आप मतलब खुले हाथ से खर्चा नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर कैप इज क्वाइट डिजायरेबल, दैट इज फाइन, दैट इज गुड कि जुडिशियसली खर्चा हो, जुडिशियसली, नहीं तो अगली टाइम लोग टैक्स नहीं भरेंगे कि यार हमने तो इतना पैसा दिया, उसके बाद उसका फायदा क्या हुआ, दैट इज मिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। A widening of the fiscal deficit adversely affect the finances of the central government, definitely yes, because fiscal deficit जैसे वजह से बढ़ेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंसेस गलत हो जाएंगी, और ज्यादा फिस्कल डेफिसिट का होने का मतलब है गवर्नमेंट उसको सही से यूज नहीं कर पा रही है, ज्यादा खर्चा हो रहा है, मे बी उसका इंपैक्ट बाद में आएगा, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, ज्यादा खर्चा हो रहा है। ये कैसे ज्यादा होगा? ये तब होगा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो यानी कि गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा खर्चा किया है। अल्फा जी डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई इफेक्ट से इनकम बढ़ेगा, जब इनकम बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। So that is what the point is. So I think I will go ahead with guess A and R both are true. R is the correct explanation of A and that makes the sense. Right? इसीलिए एक्सपेंडिचर पे कैप लगाया जाता है कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। राइट, आई थिंक ओके, इसका आर ए आंसर है, बट मेरे ख्याल से इसका आंसर यही होना चाहिए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट, ओके, अगेन मिसमैच ऑफ आंसर्स। एनीवे देख लीजिएगा इसको। द डेट जीडीपी रेशियो, डेट जीडीपी रेशियो अभी किसी को पता है कितना चल रहा है? एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट जीडीपी, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज नॉट जीडीपी रेशियो। स्टेट गवर्नमेंट का कभी भी डेट जीडीपी रेशियो नहीं होता है, इट इज अ डेट टू देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ये 2004 में पीक पे पहुंच गया था और इसकी वजह से ही हमें डेट स्वैप की बात की जरूरत पड़ी थी। ये बिल्कुल सही है। अब इन दिन के बारे में मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। प्रेजेंटली अभी क्या सिचुएशन है, किस किस स्टेट का सबसे ज्यादा डेट एसडीपी बढ़ा हुआ है वो भी बात करता हूं, और डेट स्वैप स्कीम क्या है ये भी बताता हूं। तो सबसे पहले इसका आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूं। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस के वेबसाइट से मैंने लिया है। मेनी स्टेट्स हैव डेट हॉवरिंग अराउंड 40%। तो 2017 में जिसको मैंने बात किया था एफआरबीएम पैनल के हिसाब से, जिसमें 60% ऑफ द जीडीपी का होना चाहिए सेंट्रल जनरल गवर्नमेंट का, दैट इज द सीलिंग, राइट, कि उनका कितना खर्चा होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए, दैट शुड बी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो तकरीबन 60% होना चाहिए बाय द फाइनेंशियल ईयर 2023। राइट, हाउएवर अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2012 में क्या हुआ है, 15 ईयर का हाई रेशियो चल रहा है, दैट इज 31% ऑफ द जीडीपी हैज बीन, बेसिकली सारे के सारे स्टेट्स का 31% ऑफ द जीडीपी हो चुका है। इनमें से द स्टेट विद द हाईएस्ट, ये देखो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2012 यानी कि 21-22 का, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला एंड आंध्र प्रदेश। प्लीज इन चारों का नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डेट चल रहा है। वो है पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, और इन्हीं की वजह से दे हैव रिसीव्ड द रेवेन्यू फ्रॉम द सेंटर सो दैट वो उसको भरपाई कर सके। फर्दर गोइंग अहेड, ये आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगेन फ्रॉम द सेम फाइनेंशियल एक्सप्रेस आई हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में फाइनेंशियल ईयर 2005, 15, 19 में क्या हालत चल रहा है और 21 में क्या हालत चल रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेट्स जहां पे प्रॉब्लम चल रही है वो है पंजाब, देन यू हैव राजस्थान, देन यू हैव वेस्ट बंगाल एंड देन यू हैव आंध्रा, केरला। तो ये 5 कंट्रीज के नाम याद, स्टेट्स के नाम याद रखिएगा जहां पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हुआ है। नेक्स्ट, ये तो बात थी आपकी 2004 की। 2004 में ये था, लेकिन अभी नाउ इट इज नॉट मच कंसर्न बिकॉज अभी 2017, 18, 19, 21, 20 में भी यही हालत चल रहा है। नाउ व्हाट इज दिस डेट स्वैप स्कीम? डेट स्वैप स्कीम का मतलब क्या है कि अब जब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, सो इट इज बेसिकली लीडिंग टू द स्टेट ऑब्लिगेशन। स्टेट को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट, ऑब्लिगेशन, स्टेट को गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। और ये स्कीम जो थी ये सिर्फ 2 साल के लिए किया गया था, 2002, 2003 एंड 2004, 2005 में। अभी ये नहीं चल रहा है, राइट, अभी ये नहीं चल रहा है। तो अभी इसके लिए कैसे करेंगे? डेट स्वैप का मतलब क्या है? डेट को स्वैप कर लीजिए। किसके साथ? आपका जो इंटरेस्ट रेट देना है उस इंटरेस्ट के साथ आप लो इंटरेस्ट रेट ले लीजिए,
that is the current low rate of interest to enable the state to pay pre-expensive loan contracted from government of India with low coupon bearing small saving and the open market loans. यानी कि जो इंटरेस्ट रेट देना है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बिकॉज जब इनिशियली दिया गया था सेंट्रल ने उनको पैसा दिया था, उसकी जगह पे आप इसको स्वैप कर लीजिए लो इंटरेस्ट रेट के साथ, जहां पे आपके पास आता है दैट इज लो कूपन बियरिंग स्मॉल सेविंग एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लो इंटरेस्ट रेट के साथ, जिससे क्या होगा स्टेट के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो सेंटर को पैसा चुका पाएंगे. दैट वाज द पॉइंट. और इस तरीके से जब वो थोड़ा बहुत चुका रहे हैं तो पूरा का पूरा डेप्ट नहीं होगा, बैड डेट नहीं हो जाएगा. तो इतना याद रखिएगा कि कहां से पैसा निकालेंगे ये लोग, स्टेट कहां से निकालेगा, फ्रॉम द स्मॉल सेविंग लोन्स एंड ओपन मार्केट बोरिंग्स. ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा. दिस वाज देयर. यस, हिंदी क्वेश्चन है जी प्रशांत जी, आपने देखा नहीं, एक स्लाइड को देखते ही आप ऐसा बोल दिया, तो बाकी सबकी हिंदी हटा दूं. प्रशांत कुमार, जितना भी कर लो आपको पसंद नहीं आता है. हर एक स्लाइड में हिंदी क्वेश्चंस के लिए आई हैव टू स्पेशली पुट मोर एफर्ट, बट आई डोंट थिंक कि हार्डली एनी काइंड ऑफ एप्रिसिएशन दैट आई गेट, राइट. कभी कभी लगता है यूट्यूब पे आके सिर्फ मैं इंग्लिश में लेके आऊं क्वेश्चंस और सिर्फ इंग्लिश में ही मैं बात करूं, जैसे मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा. एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. There is an automatic change in the net tax revenue when the level of output changes. ये क्या मतलब है इसका, देखो टैक्स रेवेन्यू. तो टैक्स रेवेन्यू, ऑटोमेटिक टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, यानी कि टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है. दैट इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन जीडीपी और नेशनल इनकम. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों के हाथ में, अपने आप पीपल विल गेट इनटू हायर टैक्स रीजन में आ जाएंगे, और जो पहले टैक्स नहीं पे कर रहे थे वो भी अभी टैक्स पे करेंगे. इसको हम टैक्स बायंसी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट. टैक्स बायंसी कहेंगे क्योंकि टैक्स बायंस्ड है. तो अगर सेम टैक्स रेट रहता है, टैक्स रेट सेम रहता है, मान लीजिए लोगों की इनकम बढ़ी, फॉर एग्जांपल सपोज 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स, राइट. और 7.5 लाख तक, अगर 5 से लेकर 7.5 लाख तक है तो उनको देना है 10% टैक्स. सपोज, दिस इज सपोज, लेट. अब मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी इनकम पहले 5 लाख रुपए से कम थी, सो इट वाज लेस देन 5 लाख रुपीज, तो नो टैक्स. बट क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेके आए, सो जी इंक्रीजेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है, अल्फा जी डेल्टा वाई बढ़ गया है, लोगों की इनकम ज्यादा बढ़ गई है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जैसे इनकम बढ़ी तो बहुत सारे लोग जो पहले 5 लाख से नीचे थे अब वो 5 लाख से ऊपर आ गए. सो दैट इज कॉल्ड एज टैक्स बायंसी. सो ये बिल्कुल ठीक है. अब होता क्या है कि जब लोगों के हाथ में इनकम आता है, तो इस चेन को एक बार देख लेते हैं. सो जी इंक्रीज, अल्फा जी डेल्टा वाई इंक्रीज. जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आया, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा, डेफिनेटली यस. और इस जगह पे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा. जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा क्या होगा, परचेसिंग पावर लोगों की विद द गिवन मनी सप्लाई, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, और जैसे ही कम हो जाएगी डिमांड अपने आप कम हो जाएगा. सो दिस विल लीड टू रिडक्शन इन द डिमांड, और वो फिर दोबारा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा. ये एक है, ये इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर. यानी कि इन्फ्लेशन, ये मैंने तब भी बताया था जब सिग्नोरेज की हम बात कर रहे थे, दैट इज डेल्टा एम अपॉन एम इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी. यानी कि सिग्नोरेज दैट इज रेवेन्यू जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय प्रिंटिंग मनी, वो जो है वो डेल्टा इन्फ्लेशन के बराबर है. तो इन्फ्लेशन एक्ट एज ए ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट. और इसमें एक और चीज कह सकते हैं, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ रही है, सो टैक्स रेट अगर सेम भी रहता है, टैक्स रेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अब वो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गया और उनके टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा. जैसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड अपने आप कम हो गया. सो ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर 2 तरीके के होते हैं. एक है इनकम टैक्स, और ये तब होगा जब आपने किसी भी कंट्री में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लग रहा है, तब ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर तभी काम करेगा. और दूसरा होता है इन्फ्लेशन, राइट. आई होप दिस इज सफिशिएंट. इज इट समझ में आ गया सभी को? ऑल फाइन, एनी डाउट? looking at the chat box, I suppose yes. Okay, fine. Let's move to the next question then. So yes, हाँ, इसका आंसर भी बताया होगा मैंने, नहीं? So that yes, it is A. Both of them are correct. R is the correct explanation of A.
ओके, सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन यूनिटी। सो ये तो आपका मार्शल लर्नर कंडीशन हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये है एब्जॉर्प्शन अप्रोच, दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या है, सी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह सारा कुछ, राइट, नॉट एक्सपोर्ट, जी। तो ये है आपका ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन एक्सपेंडिचर। एम्पिरिकल एविडेंस शोइंग लोअर शॉर्ट रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दिस इज जे कर्व। शॉर्ट रन में क्या होता है, ये पॉइंट आता है कि शुरुआत में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटोरिएट करता है, जैसे ही डिवैल्यूएशन हुआ उसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू करता है। मेथड टू कट डाउन इंपोर्ट इज बेसिकली इंपोर्ट कोटा सिस्टम, राइट। तो आई थिंक क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। सो ये हो गया 3, देन इट इज 4, देन इट इज 1, देन इट इज 2। सो 3 4 1 2, ये क्या है, अच्छा ये इधर जाएगा, 3 4 1 2, दिस इज डी, आंसर इज डी, राइट, यस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एक जगह पे पूछा है रिलेटेड, एक जगह पे पूछा है नॉट रिलेटेड। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए ऑप्टिमम करेंसी एरिया क्या होता है। इसमें काम किसने किया है, रॉबर्ट मंडल ने, राइट। रॉबर्ट मंडल ने बोला ओसीए एक ऐसी जगह है जो कि डबल एल आएगा। ओसीए एक ऐसी जगह है जहां पे इट इज नॉट द पॉलिटिकल बाउंड्री। कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट यूएसए और ईस्ट इंडिया, अगर यहां पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कल्चरल डिमांड, प्रोडक्शन अगर सेम है, तो इन दोनों के बीच में वी शुड हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आई रिपीट, ऑप्टिमम करेंसी एरिया का मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है। उसका मतलब है कि अगर किसी एक देश का एक पार्ट किसी दूसरे कंट्री के किसी पार्ट से मैच करता है, तो उन दोनों के बीच में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए। जैसे हमारे देश में दिल्ली एंड महाराष्ट्र के बीच में है, या हर एक स्टेट के साथ, दिल्ली के साथ वेस्ट बंगाल, दिल्ली के साथ मान लीजिए हरियाणा, दिल्ली के साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र, ऑल द स्टेट। आप पैसा लेके हम लोग जाएंगे कहीं पे भी, 100 रुपए हमारे पूरे इंडिया में एक जैसा है। तो ये रॉबर्ट मंडल साहब कह रहे हैं कि ईस्टर्न यूएसए और ईस्टर्न इंडिया अगर सेम है तो दोनों का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए। उसी तरीके से वेस्टर्न यूएसए एंड वेस्टर्न इंडिया अगर दोनों सेम है तो इन दोनों के बीच में फिक्स्ड एक्सचेंज होना चाहिए। हाउएवर इन दोनों के बीच में, इंडिया के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट के बीच में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए। यानी कि जो इंडिया और यूएसए के बीच में है वो है फ्लेक्सिबल, और इंडिया के अंदर फिक्स्ड, यूएसए के अंदर फिक्स्ड। रॉबर्ट मंडल कह रहे हैं गलत है ये। इंडिया का अगर ऊपर वाला पोर्शन यूएस के ऊपर वाले पोर्शन के साथ सेम है तो इन दोनों में फिक्स्ड होना चाहिए और इन दोनों में फिक्स्ड होना चाहिए, आपस में वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो ऑप्टिमम ज्योग्राफिकल एरिया फॉर अ सिंगल करेंसी, राइट, बिल्कुल सही है कि इतनी करेंसी में, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन में क्या है, 19 कंट्री, 27 में से 19 कंट्रीज के पास एक ही करेंसी है, तो दैट इज अ ऑप्टिमम करेंसी फॉर अ सिंगल। 19 कंट्री से अपनी करेंसी छोड़ दी है, ईसीबी उनके लिए करेंसी बनाती है। ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ऑप्टिमम ज्योग्राफिकल एरिया फॉर सेवरल करेंसी हुज एक्सचेंज रेट आर रिलेटिवली पेग्ड, यानी कि एक दूसरे के साथ पेग्ड है, यानी कि फिक्स्ड है, बिल्कुल सही है। सिंगल करेंसी और द पेग्ड करेंसी जॉइंटली वाइज अदर करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट में होती है। तो मान लीजिए कोई एक कंट्री है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो ये एक कंट्री है, कंट्री 1, कंट्री 2 और कंट्री 3। ये तीनों की अपनी अपनी करेंसी है, लाइक 1 2 3, ये करेंसी सिंबल है, और ये तीनों जो है वो एक करेंसी को फॉलो कर रही है, मान लीजिए एक। और ये वाला जो एक है, ये एक जो है मान लीजिए डॉलर के साथ ऊपर नीचे जा रहा है, तो जब ये ऊपर नीचे जाएगा यानी कि ये भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इट मीन, राइट। सिंगल करेंसी ऑफ द पेग करेंसी और द पेग करेंसी फ्लक्चुएट वाइज अदर करेंसी। सो ये पूरा का पूरा जो है इसके साथ जा रहा है। सो 1 जब ऊपर जा रहा है तो इन करेंसीज को एप्रिसिएशन मिल रहा है, जब वो नीचे जा रहा है तो इस करेंसी को डेप्रिसिएशन हो रहा है। दिस इज व्हाट द पॉइंट। यस, दिस इज अगेन इट इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आया, मुझे पता नहीं क्यों ये सेंस आ रहा है कि 2022 के जून में जो पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन ओसीए से जरूर होगा। सो ओसीए को सही से पढ़ लीजिएगा,
राइट, डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओसीए को जरूर पढ़ लीजिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसे ऊपर से सिक्स सेंस आ जाता है तो बता देते हैं कि शायद ओसीए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो आंसर इज डी है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर डब्ल्यूटीओ रेगुलेशंस? तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस इसमें नहीं आता, इंपोर्ट टैरिफ भी नहीं आता है। ये है जो कि पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी कि कैपिटल मूवमेंट, फाइनेंशियल कैपिटल मूवमेंट पे किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। कैपिटल शुड बी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शुड बी हिंड्रेंस फ्री, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज आई थिंक ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर डब्ल्यूटीओ रेगुलेशंस, राइट। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कोटा, इंपोर्ट टैरिफ, ये सब डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस में आते हैं, राइट। तो बट दिस इज नॉट देयर। आई थिंक सी इज द आंसर ऑफ दिस, रिमूवल ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट अंडर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में क्या क्या आता है? ट्रेड, सर्विसेज, ट्रिप्स, ट्रिम्स, आईपीआर, डिस्प्यूट सेटलमेंट यूनिट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू द एवरी डेफिनेशन ऑफ यूरो करेंसी, यूरो बैंक, यूरो डॉलर। सबसे पहले मैं इसका आपको नोट्स दिखा देता हूं। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं हर जगह पे मैंने नोट्स इंक्लूड किए हैं, राइट। यूरो बैंक्स, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि यूरो बैंक को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूरो करेंसी क्या है। यूरो करेंसीज वो करेंसीज हैं जो कि बाहर रखा जाता है, राइट। तो यूरो करेंसी का नाम, मतलब मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि यूरो रुपी हो सकता है। जो रुपी इंडिया से बाहर है वो है यूरो रुपी। जो डॉलर यूएसए से बाहर है, यूरो डॉलर, राइट। या जो येन बाहर है, जापान से बाहर है, तो वो हो गया यूरो येन। तो अब बैंक्स कौन से हैं? ये वो बैंक्स हैं जो कि यूरो करेंसीज को एक्सेप्ट करते हैं। सो यूरो बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट फॉरेन करेंसीज फॉर डिपॉजिट एंड लोन्स। सो ये बैंक वाला छोड़ दीजिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें हम जाते नहीं है। यूरो करेंसी थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। These are simply foreign dominated bank deposit held abroad, बाहर लिखा जाता है। और ये कौन से डॉलर्स हेल्ड करते हैं? ये यूरो डॉलर्स। क्यों यूरो डॉलर्स? अगर ये यूएसए से बाहर है तो यूरो डॉलर हो जाएगा। यूरो करेंसी इज हेल्ड फॉर डिपॉजिट आउटसाइड इट्स होम मार्केट। सिमिलरली अ डिपॉजिट ऑफ द यूएस डॉलर हेल्ड इन बैंक ऑफ लंदन इज कॉल्ड एज यूरो करेंसी और यूरो डॉलर। उसी तरीके से यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज यूरो येन, यूरो रुपी, यूरो डॉलर, कुछ भी हो सकता है। उस देश के बाहर होना चाहिए। जैसे जो डॉलर इंडिया में है उनको हम यूरो डॉलर बोलेंगे, और जो बैंक्स उसमें डील करते हैं उनको हम यूरो बैंक्स बोलेंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर, यूरो डॉलर्स। यूरो करेंसी का एक पार्ट है यूरो डॉलर। उसी तरीके से यूरो रुपी भी हो सकता है, यूरो येन भी हो सकता है, यूरो रुबेल भी हो सकता है। ये सब चीजें हैं, राइट। You can see this in time deposit account in the bank outside the United States, which thus are not subject to the legal jurisdiction of the US Federal Reserve. यानी कि यूरो डॉलर, जो डॉलर बाहर निकल चुका है, वो यूएसए के हाथ में नहीं है। अब यूएसए अपने देश में अगर M1 बढ़ाती है तो उससे उस डॉलर का फर्क नहीं पड़ेगा जो इंडिया में ऑलरेडी है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बिकॉज इसीलिए उसका नाम दिया गया है यूरो डॉलर। जो डॉलर यूएसए के बाहर है, अब जब फेडरल रिजर्व बैंक ने अगर अपने देश में ज्यादा डॉलर प्रिंट किया या कम किया, उससे यूरो डॉलर पे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट द एंटायर सिचुएशन, राइट। इसी को हम यूरो करेंसी, यूरो येन या इवन यूरो भी हो सकता है। जो यूरोप से बाहर बैंक में है उसको हम यूरो बोलेंगे। सो क्या क्या बोला? यूरो डॉलर, यूरो रुपी, यूरो येन, यूरो रुबेल, कुछ भी हो सकता है जो अपने देश से बाहर है बेसिकली, और जो बैंक्स उसमें डील करते हैं उनको यूरो बैंक बोलते हैं। अब यहां पे कहीं पे भी आप यूरोस को मत जोड़िएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोस? यूरो क्या है? ये यूरो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की करेंसी है, जिसको 19 कंट्री फॉलो करती है 27 में से, और ये उनकी एकमात्र करेंसी है। ये यूरो हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से, राइट। इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर यूरोप के बाहर, अगर कहीं इंडिया में अगर ये है तो इसको यूरो बोलेंगे, क्योंकि ये अभी यूरोप से बाहर है। तो यूरो क्यों? बिकॉज बाहर है, और ये यूरो क्योंकि ये यूरो कहलाता है। उसी तरीके से जो डॉलर इंडिया में है उसको हम यूरो डॉलर बोल सकते हैं। इज इट पॉइंट क्लियर? Right? Understood? Any other thing?
আশা করি রঞ্জন জুন মাসেই হবে। रंजन इज आस्किंग मी सर जून महीने में पेपर होगा, सो आई हैव रिप्लाइड दैट इन बांग्ला, राइट, ओके फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एसडीआर क्या होता है ये भी सोचा डाल देता हूं। एसडीआर जो है दिस इज अ यूनिट ऑफ आईएमएफ। अब एसडीआर ना तो एक करेंसी है ना ये क्लेम है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्या है? ये एक पोटेंशियल क्लेम है। अब एक एसडीआर में क्या क्या आता है? तो ये आता है एक एसडीआर का मतलब 41.43 यूएस डॉलर। ये यूरो 19 कंट्री का एकमात्र करेंसी है। 30.93 चाइनीज युआन 10.92, जापान 8.3, ये सब मिलके एक एसडीआर बनता है। दिस इज 100%, राइट, दिस इज द वेट, राइट। तो ये वेट गिवन टू वन एसडीआर। अच्छा, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इनिशियली एसडीआर 1970s में जब आया था कोलैप्स होने के बाद ब्रेटन वुड के, तो एसडीआर वाज इनिशियली डिफाइंड एज 0.888671, ये शायद एसयू के या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन में पूछा गया था ये कि 0.888671 ग्राम्स ऑफ फाइन गोल्ड, राइट, जो कि उस टाइम पे $1 के करीब था। तो एक एसडीआर was equal to $1 जो कि is equal to 888671 grams of gold। अभी 2015 में जब रिव्यू हुआ और अभी भी 2022 में यही चल रहा है। अभी शायद जून के महीने में 2022 में जून के महीने में कि रिव्यू दोबारा होगा, बट अभी तक जब तक पेपर होगा तब तक यही आंसर है इसका। तो ये सब मिलके ये बास्केट है, ये 5 बास्केट है। एक एसडीआर को 5 बास्केट यानी कि एक एसडीआर को 5 करेंसीज का बास्केट बनाता है। तो ये पूरा का पूरा इसका मतलब है ये। एक बार ऐड कर लीजिएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 100%, राइट, फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देखो आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? दिस इज अ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब वो सारे जो 19 कंट्रीज हैं उनका आपस में मॉनेटरी यूनियन हुआ है, उनका आपस में मॉनेटरी यूनियन हुआ है, बिकॉज उनके पास एक ही बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, लेकिन उनकी गवर्नमेंट अलग अलग है, यानी कि वहां पे अभी भी पॉलिटिकल यूनियन नहीं हुआ है, फिस्कल यूनियन नहीं हुआ है। तो मॉनेटरी यूनियन के ऊपर 2 चीजें होती हैं, एक है फिस्कल, फिस्कल, और दूसरा होता है पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल का मतलब है, ये मान के चलिए कि अगर इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ये तीनों अगर पॉलिटिकल यूनियन एक हो जाए तो दिस इज द हाईएस्ट डिग्री, यानी कि पूरा आप इंडिया बोलिए या पूरा का पूरा बांग्लादेश बोलिए या पूरा का पूरा आप श्रीलंका बोलिए, एक ही आंसर है। इन तीनों का प्राइम मिनिस्टर भी एक होगा, इन तीनों में एक ही तरह की गवर्नमेंट चलेगी। अब इसके नीचे आते हैं फिस्कल यूनियन। फिस्कल यूनियन का मतलब इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर, बांग्लादेश का टैक्स स्ट्रक्चर और श्रीलंका का टैक्स स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, यानी कि सब जगह पे 7.5 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख सेम हो जाएगा। और इसके नीचे है जब तीनों का एक ही बैंक होगा, मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या सॉरी बांग्लादेश एक साथ आ गया, आईबीएस, रिजर्व बैंक ऑफ आईबीएस, मान लीजिए ऐसा कुछ नाम आ जाता है, तो वो क्या करेगी, तीनों कंट्रीज के गवर्नमेंट को मनी सप्लाई करेगी। एनीवे, सो इस केस में हम आते हैं यूरो करेंसी का बिल्कुल गलत है। ऑल द मेंबर्स हैव द यूरो करेंसी। यूरो करेंसी कौन सा है? अभी हमने सीखा, यूरो करेंसी आर सिंपली फॉरेन डिनोमिनेटेड बैंक डिपॉजिट। गलत हो गया ये। ऑल द मेंबर्स हैव द सेम डिफेंस पॉलिसी। पॉलिटिकल यूनियन नहीं हुआ है तो ये गलत हो गया। देयर आर नो टैरिफ, यस दिस इज परफेक्टली करेक्ट कि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच में अगर यूनियन बनता है, एक इकोनॉमिक यूनियन बनता है, तो उनके बीच में टैरिफ नहीं लगेगा एंड दे विल फॉलो द सेम कॉमन टैरिफ फॉर ऑल द अदर कंट्रीज। बाहर के कंट्री, यूएस से अगर ट्रेड करता है इन तीनों के साथ तो ही उनका कॉमन टैरिफ रहेगा। ऑल मेंबर हैव द सेम टैक्सेशन पॉलिसी। इनकरेक्ट। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। महिमा अगर कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर ओनली वंस। और इवन इफ अगर आप ऊपर से भी कर लेंगे 41 समथिंग 30 8.8 8.8 तो भी हो जाएगा। हालांकि इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखो 41 30 10 8 8, सो इतना याद रखिए कि जो टोटल है डॉलर यूरो, इसको मैंने ऐसे किया था जब मुझे याद रहता था ये, तो DEC, राइट, GP,
तो ये मैं ऐसा बोलता था कि दिसंबर के महीने में जैकेट पहन, तो दिसंबर जैकेट पहन, तो इस तरह के मैं याद करता था। डॉलर, यूरो, चाइनीज युएन और ये जापानीज येन और पाउंड स्टर्लिंग, तो मैंने इस तरह से याद किया था। अब पता नहीं आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, बट मैंने इसको ऐसे याद किया था। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ नेशन इंपोज टैरिफ, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है अगेन। जब एक नेशन ने इंपोर्ट टैरिफ लगाया तो उसका ऑफर कब हो जाएगा? एक्सपोर्ट से दूर, इंपोर्ट के पास। क्या बोला? एक्सपोर्ट से दूर और इंपोर्ट के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एक्सिस में उसका, मान लीजिए जैसे ये है, तो ये नेशन 2 का यहां पे आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द एक्सपोर्ट्स एंड दिस इज द इंपोर्ट। तो जैसे टैरिफ लगा तो एक्सपोर्ट से दूर हो जाएगा और इंपोर्ट के करीब आ जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, राइट? सो इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस मेजरिंग एक्सपोर्ट। ये एक बार ऐसे आया, दूसरी बार ये कैसे आया? शिफ्ट टूवर्ड्स आया था एक बार, राइट? तो इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द एक्सिस मेजरिंग इंपोर्ट्स। सो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक्सपोर्ट से दूर इंपोर्ट के पास, राइट? चलिए, वो एक पिक्चर आई थी ना फरदीन खान की, कितने दूर कितने पास, तो उसी से ये बन गया। चलो आगे चलते हैं। हमारा तो सिर्फ याद रखने का काम है, बाकी यूजीसी नेट एनटीए खुद ही हेल्प कर देगी हमें याद रखने में। मार्केट एट विच द ट्रांजेक्शन विल ये क्या है? कॉन्सुमेट। अच्छा, कॉन्सुमेटेड का मतलब है कंप्लीट। डोंट गो फॉर द डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी में इसका मतलब कुछ और है, राइट? बट दिस इज कंप्लीटेड। मार्केट एट विच ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मार्केट में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, तो ऐसी चीज को हम फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। स्पॉट मार्केट में क्या होगा? उसी दिन, 2 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है? 3 महीने का टाइम होता है। तो इसलिए फॉरवर्ड से पैसा निकाल के लोग स्पॉट में डालते हैं, बिकॉज स्पॉट में ज्यादा पैसा मिलता है। और इसी के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज कहते हैं, एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज कहते हैं। द आंसर विल बी फॉरवर्ड मार्केट हियर। यस। कैपिटल एडुकेसी, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लग रहा है कि लास्ट 4-5 साल से बेसल नॉर्म के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। अगेन अ वेरी एक ऐसा ब्लैक होल है जहां से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, राइट? क्योंकि मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो है, जो कभी भी रिपीट नहीं हुआ या जो बहुत टाइम से रिपीटेड नहीं है, वो क्वेश्चंस होंगे। एनीवे, सो अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज कैपिटल एडुकेसी? कैपिटल एडुकेसी का मतलब क्या है कि कैपिटल भरपूर होना चाहिए, पूरा एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए। उसको निकालते कैसे हैं वो भी बात करूंगा मैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए किसने बोला था ये बेसल 3 नॉर्म्स में पूछा गया था। बेसल 3 नॉर्म्स ने डिसाइड किया था कि CRA कैपिटल एडुकेसी रेशियो 8% होना चाहिए इंडिया के लिए, राइट? इंडिया में RBI ने, ये तो बेसल नॉर्म्स ने बोला कि ये करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम थोड़ा ना लेते हैं, हमेशा कुछ अपनी तरह से भी डॉक्टर ही दिखाते हैं। आरबीआई ने क्या किया? कमर्शियल बैंक्स के लिए बोला कि 9% आपका CAR होना चाहिए। तो क्या क्या बोला, एक बार इसको जल्दी से मैं लिख देता हूं। तो आरबीआई ने, हालांकि बेसल 3 ने बोला कि भाई 8% होना काफी है CAR, लेकिन आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने CAR फॉर कमर्शियल बैंक्स के लिए बोल दिया कि ये 9% होना चाहिए। पब्लिक बैंक्स के लिए होना चाहिए ये 8%, राइट? नहीं, 12%, सॉरी। कमर्शियल के लिए था 9 एंड पब्लिक के लिए है 12। हाँ, पब्लिक के लिए है 12। तो ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बिलो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ 9 ऑल कमर्शियल बैंक्स इज 9, तो इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ 9। अगर बेसल 3 की बात करेंगे तो 8% पे रह जाएंगे, जो कि आप आंसर देंगे ए, जो कि गलत हो जाएगा। इंडिया में, इसलिए इंडिया वर्ड यूज किया हुआ है यहां पे, इंडिया में आरबीआई के हिसाब से कमर्शियल बैंक्स के लिए 9%, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 12% है। तो इसका आंसर है 3। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको और वेल अबव लिखा है, तो इसका मतलब 9% से ऊपर। मैं भी गलत कर गया यहां पे, राइट? एनीवे, जो इसका नोट्स है वो ये है, देखिए। बेसल नॉर्म्स हैव प्रिस्क्राइब्ड CAR of 8%. In India, RBI mandates the CAR for scheduled commercial banks to be 9% and for the public sector banks to be maintained at 12%. Right? This is right from the RBI's website. So इसमें गलती नहीं है।
इसको कैपिटल रिक्वायर्ड एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं. दिस इज कैपिटल रिक्वायर्ड एंड दिस इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द कैपिटल ऑफ द बैंक विद द एग्रीगेट रिस्क वेटेज, जो कि 2 टीयर में होते हैं. टीयर 1 टीयर 2 में होता है ये. यू कैन जस्ट रीड दिस पार्ट फ्रॉम हियर. फॉर्मूला याद रख लीजिएगा. बट एनीवे ये 2014 का पेपर है, उसके हिसाब से इन्होंने आंसर दिया है. दिस इज सी. बट अभी के लिए जो प्रेजेंटली है दैट इज द इक्वल रेट टू लिक्विडिटी रेट ऑफ 9%. कमर्शियल के लिए 9 है, पब्लिक सेक्टर के लिए 12 है. दिस इज व्हाट प्रेजेंटली इट इज हैपनिंग. ओके, सी एंड बी कंफ्यूज, वही मेरा था. ये समझ नहीं पाया, निगाहत में जो लिखा मुझे समझ नहीं आया. एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स. लाइबिलिटी का मतलब है हमें देना पड़ेगा. कमर्शियल बैंक्स को क्या देना पड़ेगा, लाइक वो किससे क्या उन्होंने लिया हुआ है वो देना पड़ेगा. सो इसका मतलब है क्रेडिटर्स, किन किन को पैसा देना पड़ेगा. कमर्शियल बैंक्स के लेनदार कौन कौन है, क्या क्या चीजें हैं. कैपिटल एंड रिजर्व्स, कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग. सो डेफिनेटली बोरोइंग्स तो होगा ही होगा. सो इसको इसमें टेंशन नहीं है. बोरोइंग्स तो डेफिनेटली यस. एंड कैपिटल एंड रिजर्व, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स ने कैपिटल किसी और से ले रखा है, राइट. बोरोइंग्स किसी और से बोरो करके लिया हुआ है. तो ये दोनों के दोनों ही उसके लिए उसको बाद में पैसा लौटाना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट द क्रेडिटर्स. आई विल गो विद 1 and 4. आंसर इज बी, आई सपोज. यस, ओके, यस इट्स बी. कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई. आरबीआई के पास जो उन्होंने सबमिट करके रखा है वो उनका एसेट है, राइट. दैट इज एसएलआर. हाँ, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है वो भी उनका एसेट है, तो वो उनको मिलेगा, उनको देना नहीं है. Okay, there is a remarkable acceleration in the deposit mobilization of the commercial banks after the nationalization of the 14 commercial banks in 1969. इससे पहले थोड़ी कहानी में बताता हूँ क्या हुआ था. 14 नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, हम सभी को पता है. नेशनलाइजेशन क्या है, मतलब वर्ड क्या है, और 1969 में होता है ये भी पता है. लेकिन इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण. सो इसको आप समझ लीजिए पब्लिकलाइजेशन, राइट, और कुछ नहीं है. प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट से जाता है प्राइवेट के हाथ में, नेशनलाइजेशन में प्राइवेट से पब्लिक के पास चले जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास चले जाता है. तो ये फंडा है. अब यहां पे 2-4 थ्योरीज और हैं. गर्डले-शाह की थ्योरी एक है, रेडक्लिफ अप्रोच एक है. इन दोनों के हिसाब से यही था कि भाई अगर आप चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक का, सेंट्रल बैंक का अगर एफिकेसी रहे, मॉनेटरी पॉलिसी भी होल्ड रहे, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सारे के सारे बैंक जो है वो आरबीआई के पास भेज दीजिए पहले. आरबीआई शुड डू द एपेक्स ऑफ इट. आरबीआई आई तो थी 1934 में. उसके बाद से सारे के सारे बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहे थे, और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहे थे तो वहां पे कंपटीशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम कर रहे थे. जिसकी वजह से क्या होता कि भाई आप हमारे पास आइए, हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, हम आपको ये देंगे, और बहुत जल्दी बहुत सारे बैंक जो है डूब भी रहे थे. तो एनीवे ये सारी चीज ठीक करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया. पूरे इंडिया में जितने भी बैंक है सबको मिला जुला के 14 कमर्शियल बैंक्स कर लिए गए. उस टाइम पे ये पब्लिक सेक्टर, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक वगैरह और ज्यादा पोटेंशियल बड़े हो गए, और भी बहुत सारे बैंक्स थे. अब जब ये सारे बैंक्स एक साथ आ गए, यानी कि आरबीआई के पास आ गए, तो इन लोगों ने एक ही मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना शुरू कर दिया आरबीआई के हिसाब से. और यहां पे हो गया आरबीआई का एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, होल्ड बढ़ गया. और जैसे ही होल्ड बढ़ गया क्या होगा, डिपॉजिट स्कीम ज्यादा बढ़ी, सेविंग बढ़ गया, स्पेशलाइज मतलब मोबिलाइजेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव स्कीम्स मिलने लगे, कंपटीशन बैंक्स के बीच में कम हो गया, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. सो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर ए शुड बी राइट. अरे ये क्या है, ए इज करेक्ट बट नो 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 बोथ. अरे ये देखो कहां पे घुमा रहे, दिस इज डी. ओके, I don't know whether there exists a rocket science in this jumbling with the words, options. Both A and R are correct and R is a correct explanation of A. तो ये आंसर सही होना चाहिए इसमें. I think yes, this is right. Right, done. आगे चले. Okay. ये I think this is our entire part of Indian economics. Raj Rani Sahu. Isn't this the entire part of Indian economics? दिसंबर के 14 के पेपर में अब एमएस से अगर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन उठाऊं तो कैसे चलेगा. इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर नेवर रिपीटेड, राइट. इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन आर नेवर रिपीटेड. व्हाट इज रिपीटेड इज इन सेगमेंट में से, इसलिए मैं इनको कर रहा हूं. इंडियन इकोनॉमिक्स में इफ यू वांट देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग व्हाट हैज हैपेंड इन 1969 बिकॉज दे डोंट गो फॉर स्टैटिक, दे गो फॉर डायनामिक.
आज की डेट में क्या हुआ वो पूछेंगे वो आपसे। एनीवे fine, so Industrial Investment Bank of India, RBI Working Group of Development of Financial Institution, this is Indian economics, all about India and Indian economics. Small Industrial Bank of Development, Insurance, okay, chronology बतानी है, so let me start. I think I will be able to answer this question because ये year के साथ है. Okay, Industrial Investment Bank in India 1971 एंड 2011 में बंद हुआ था ये। 1971 क्लोज्ड इन 2011-12 इसमें बंद हो गया था ये। आरबीआई वर्किंग ग्रुप ऑन डेवलपमेंट, तो दिस वाज बेसिकली सदाशिवन, चेयरमैन सदाशिवन, राइट, चेयरमैन सदाशिवन 2003-4 में हुआ था ये। दिस वाज समवेयर इन 2003-4, चेयरमैनशिप ऑफ एन सदाशिवन। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990, लिबरलाइजेशन से पहले की बात है ये। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो दिस वाज इन 1999, सो इट शुड बी 1, 3, 4 एंड 2। देखते हैं 1, 4, ओके, 1, 3, 1, 3, आंसर ही मैच नहीं हो रहा। should be 1, 3, 4. Let me, I think I have included something here. Let me just see इसका आंसर आ रहा है। Oh, no answers, no answer, no correct answer, no correct answer, right? I think I have, yes, I have given you this information. हाँ, ये देखिए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या क्या है इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा एक बार। 1971 में ये आया था, 2012 में ये बंद हो चुका था, और इसमें बेसिकली था कि इंडस्ट्रियल कंपनीज को, सिक इंडस्ट्री कंपनीज को कैसे ठीक करेंगे। अभी ये काम जो है वो दीपम के पास चला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट, राइट, एंड दीपम, एंड दिस इज बेसिकली डन अंडर विद द कॉन्सोलेशन ऑफ द नीति आयोग में। दीपम इज बेसिकली आरबीआई का एक ब्रांच है। रेगुलेटरी सुपरवाइजरी स्कीम ऑफ मिड टर्म रिव्यू ऑफ मॉनेटरी 2003-4 में ये आया था। दिस वाज बेसिकली टू एसेस द फाइनेंशियल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एक। ये मुझे कैसे याद है, एन सदाशिवन की इस रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कैटेगराइज किया गया था, 4 कैटेगरीज में किया गया था। तो वो अभी आएगा एक क्वेश्चन, इसके भी ऊपर भी है आई थिंक, तो उसके हिसाब से 4 कैटेगरी, तो सिडबी, एक्जिम, नबार्ड, ये सब आए थे। 17 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइन किए गए थे। दिस इज सिडबी, राइट, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ इट, सो इट इज द एपेक्स रेगुलेटरी वगैरह वगैरह, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRDA। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इनफ, आप यहां से एक बार निकाल सकते हैं। यस, 1990, आई थिंक, यस फोरम, यू आर राइट, सिडबी 1990, सिडबी 1990, IRDA 1948, नो इट्स 19, निगात, IRDA 1948 में नहीं है दोस्त, राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से आई हैव डन दिस टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसका। ये देखिए, यही वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। मैं थोड़ा सा इसका आपको पहले हिंट देता हूं, ये है हिंट। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से 4 सेगमेंट में तोड़ा गया था। दैट इज 1, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स में आपके बेसिकली स्टेट लेवल भी आ जाते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, ये सारे इसमें आते हैं। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स में यू ऑल्सो हैव एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी बंद हो चुकी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आई हैव कवर्ड ऑल these 2 things अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडियन इकोनॉमिक्स इन द पेड बैच। सो 17 में से जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें से 17 में से यू कैन सी दैट कि आरबीआई के पास सिर्फ 9 है, राइट। वो कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, IDBI, ICI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज IFCI, IIB, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
Tourism Financial Corporation, that is the TFCI, and IDFC एंड एक्सिम बैंक्स, ये सारे के सारे जो 6 हैं इनको हम टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है लोन्स फॉरवर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट। ओके, जो 3 है, 6 में से 9 में से 3 बाकी जो है वो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल सिडबी। ये तीनों जो है ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। रीफाइनेंस का मतलब है ये 3 जो है बड़े बैंक्स हैं, ये सुपरवाइजरी रोल में है और ये अपने नीचे जितने भी बैंक्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनको रीफाइनेंस करते हैं। सो ये 4 तरीके से याद रखिएगा, ऑल इंडिया स्पेशल डेवलपमेंट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे जहां पे आता है LIC जो कि लार्जली मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर स्टेक LIC के पास है, राइट, जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो LIC के पास है। और रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये बेसिकली एक्सटेंड करते हैं बैंक्स को, रीफाइनेंस मतलब रीफिल टाइप का आप समझ लीजिए, तो ये रीफाइनेंस करते हैं बैंक्स को और NBFCs को। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड अ गुड डील ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स नाउ, आई थिंक सो। राज रानी साहू स्टिल नॉट हैप्पी, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट देन, फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, सो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये सी होना चाहिए। जो 2 टर्म लेंडिंग है दैट इज IDBI एंड एक्सिम, राइट, IDBI एक्सिम, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड, दे आर नॉट द सिचुएशन, सिडबी एंड नबार्ड दे आर सुपरवाइजरी रूल में है। ओके, दिस क्वाइट सिंपल, इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी। M3 है शायद, यहाँ पे M3 है बिकॉज यहाँ पे मुझे सही से दिख नहीं रहा, तो M3 में दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, आई विल नॉट गेट इनटू दिस, क्वाइट सिंपल है। The minimum rate at which the central bank is ready to lend is the bank rate. Definitely yes. अभी बैंक रेट पता है कितना चल रहा है? Anyone who knows what is the present bank rate? What is the present bank rate? How much is the bank rate as of now? इंडिया में बैंक रेट का कोई रोल बनता है? Okay, let me ask this question in this manner. Do you think इंडिया का बैंक रेट का कोई लाभ है आज की डेट में बैंक रेट का? वेट इंडिया में बैंक रेट का एज सच कोई मतलब नहीं है, राइट। ये बैंक रेट तब आता था जब प्रेजेंटली इंडिया में वी आर टारगेटिंग इन्फ्लेशन, वी आर इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग हम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं। 2012 तक या 13 तक वी वर बेसिकली इनटू मनी सप्लाई टारगेटिंग, M1 M3 हम लोग टारगेट करते थे, अभी वो नहीं है। क्योंकि अभी वो नहीं है तो बैंक रेट, और पूरा उसका नाम मैं बोलूं तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड्स, इट इज डिटरमाइंड बाय द RBI इटसेल्फ। जब मनी सप्लाई पे हम डिमांड बात करते हैं, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बाद में हमारे नेशन का इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट बनता है। बट एज ऑफ नाउ RBI इज नॉट टारगेटिंग मनी सप्लाई, M1 M3 की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन पे करते हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, लाइक 1-2 दिन पहले RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हुई थी। उस रिव्यू मीटिंग के हिसाब से रेपो रेट इज 4.4%, प्लीज राइट इट डाउन। रेपो रेट इज 4.4%, बैंक रेट इज 4.25, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35 एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज 4.25, राइट। CRR is basically 4.5%. So मैंने क्या क्या बोला एक बार रिपीट कर लेता हूं। रिवर्स रेपो रेट इज 4.40 एंड CRR is रिवर्स रेपो रेट इज बेसिकली 3.35, रेपो रेट इज 4, बैंक रेट इज 4.25। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई विल गो अगेन, प्लीज इसको आप दोबारा से लिख लीजिएगा, चेक कर लीजिए एक बार। रेपो रेट 4.40, बैंक रेट 4.25, रिवर्स रेपो रेट इट इज 3.35, marginal standing facility rate is 4.25, CRR is 4.50, right? Yes, I think I have made it sure. All fine? Yes.
मैं जब देख के बोलूंगा, सामने स्क्रीन देख के बोलूंगा तो शायद हो सकता है कंफ्यूजन में गलत बोल जाऊं, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने पूरा बता दिया जो मुझे याद था. राइट. Any more issues, any more doubt? All of you have written repo rate 4.4, bank rate 4.25, reverse repo rate 3.35 और marginal standing facility rate 4.25, CRR 4.5. राइट. हमेशा याद रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है बैंक रेट और सीआरआर सेम होता है, लेकिन इस बार अलग हो गया है. सीआरआर जो है वो है 4.5 और बैंक रेट जो है 4.25. राइट. तस्नीम इज सेइंग द बैंक रेट इज 4.65. आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया. दैट इज व्हाट आई कैन से. राइट. आप डू सर्च फॉर आरबीआई में जाइए, वहां पे एक बार जाके यू जस्ट रेफर टू द पॉइंट्स. आई हैव गिवन यू व्हाट आई नो एंड व्हाट आई हैव गिवन व्हाट आई नो अबाउट द राइट थिंग अबाउट दिस. सो अभी रिसेंटली दिस वाज लाइक 2 days बैक दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आरबीआई ने रेपो रेट जो है 40 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दिया है टू 4.40 एंड सीआरआर टू 50 बेसिक पॉइंट्स. बैंक रेट की कहीं बात नहीं थी, तो बैंक रेट जो था दैट वाज अर्लियर आल्सो एंड नाउ आल्सो इट इज 4.25. सो आई विल स्टिल रिटेन टू माय पॉइंट. राइट. इट इज 4.25 जो मैंने बताया. आई विल गेट बैक टू दैट ओनली. बैंक रेट इज 4.25, इट इज नॉट 4.65 प्लीज. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें इंडिया में बैंक रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, इट इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई. इट इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई. राइट. तो ये गलत हो गया. यूएसए में बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय demand and supply of money. यहाँ पे नहीं. The minimum rate at which the central bank is ready to lend bank rate is right. This is correct. So I will go with A is correct and R is false. C should be the answer as per me. It is C. Okay. Delhi has a very high density of population. Yes, definitely yes. We know this. Traffic बहुत jam होता है. People from rural areas are migrating to Delhi. This is correct. This is incorrect. Partially incorrect. इसका मतलब है पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जितने भी रूरल एरिया है सभी गांवों से सब दिल्ली आ रहे हैं. नोबडी इज गोइंग टू मुंबई, कैलकाटा, इंदौर, गुड़गांव, नोएडा, कहीं नहीं जा रहे, सब दिल्ली आ रहे हैं. तो ये गलत हो गया ना. सो दिल्ली हैज अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. दिस इज फाइन. ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट. राइट. आर इज इनकरेक्ट. सो आई थिंक आई विल गो एट विद दिस. नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है. पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, ओनली रूरल एरियाज से माइग्रेटिंग टू दिल्ली, पार्शियल इनकरेक्ट. दिस इज लॉजिकल सेंस, आई थिंक सो. एनीवे, इन्होंने आंसर दिया है बी. बोथ ए एंड आर करेक्ट. आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ दिस. तो दिल्ली इज हाईली डेंसिट बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यू हैव गुड गवर्नेंस, एम्यूनिटीज, बहुत सारी चीजें हैं. इट इज नॉट ओनली पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज. व्हाट अबाउट पीपल फ्रॉम अर्बन एरियाज हु आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली? People from Mumbai, people from Kolkata, people from Chennai, they are migrating to Delhi. Then is that because उससे density नहीं हो रहा? I don't agree with this question. I think yes. Okay, fine. Let's move to the next question. Okay, अगर प्रॉब्लम है then I will get back to this. Tasneem and Jashwant, if it is 4.65, I will definitely correct my statement in the next sentence, or you can find this comment here. Right, don't worry. Okay, next question में चलते हैं. A stable population is categorized by stable population. Basically, it has a unchanging age structure. It has a unchanging age structure and it has a constant birth rate, यानी कि death rate, birth rate दोनों constant रहता है. Unchanging age structure. Progressive is like this. Progressive is like this, right? और regressive, ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला थोड़ा कम होता जाएगा. Stable का मतलब है it remains stable. It looks like this. It looks like this. Stationary age sex pyramid. और ये स्टेबल एज ग्रुप दिखाता है. दैट इज अ चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 35 to 40% और टोटल पॉपुलेशन. एजेड जो है 10% के करीब रहेगा. ये अगर प्रोग्रेसिव होता है तो यहाँ पे 45 to 55% चले जाता है. राइट. और एजेड जो है 10% का है, वहां पे आएगा 15 से 20%. एनीवे, सो दिस रिमेन्स सेम फॉर मेनी ईयर्स. ये एज सेक्स स्ट्रक्चर में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट रिप्रोडक्शन रेट? Net reproduction rate, it relates to the average number of daughters born to the female. It relates to the lifespan of a female. Lifespan, yes, because इसमें life expectancy हम निकालते हैं. एक फॉर्मूला है जो शायद मुझे अभी याद नहीं. Something
लेट मी ट्राई टू रिकॉल इट, जितना मैं याद कर सकता हूँ देखता हूँ मैं. इट इज समथिंग रिलेटेड टू NRR is equal to, it is 5 into summation 45 to 49, right, 45 to 49, and then it is 15 to 19, 15 to 19. This is summation of female births to women, right. This is female births to women. कुछ था ऐसा, upon WX, that is the woman, कितनी वुमेन है वहाँ पे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय L of X अपॉन L of X लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंटू 5L0, समथिंग लाइक दिस, राइट. ये मुझे फॉर्मूला, आई हैव टू कंफर्म दिस फॉर्मूला. आई थिंक आई एम 99% श्योर दिस इज समथिंग फॉर्मूला जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है 45 to 49, 15 to 19. Okay, let me do this. I think ये दोनों के दोनों आंसर ही सही हैं इसमें. A and B, both of them are correct. Life expectancy is this. This is LO, that is basically the survivorship. This is the survivorship ratio. Survivorship ratio. ये life expectancy निकलता है. This is basically female births to the women of the age group between X to X plus 5. That is the age specific fertility rate. And W का मतलब है X women in the age group of X and X plus 5. So fine, I promise this कि next session में, यानी कि tomorrow I will give this formula in good handwriting. Give this formula in good handwriting. I think I am definitely sure यही एक formula है, but तो मुझे search करना पड़ेगा एक बार. I have to search the books for this, but I think this is the correct answer, A and C. Life span भी होता है, life history, life literacy rate is there, life expectancy, survivorship is also there, right. So that's what I can say. Again, a lot of the questions are here. Fine, so let's move to the next question. Which is true for population dividend? This is quite simple. Population in the age group of 15 to 64, less than 15, more than 64. So that is 15 to 64, यही working age group होता है. Working age group यही होता है. और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज 15 to 59. दिस इज लेबर फोर्स वर्किंग एज ग्रुप. दिस इज सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर्स इन इंडिया पोस्ट डेवलपमेंट? इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हुआ है, सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ, फिर सर्विस हुआ है, फिर इंडस्ट्री आ रही है. सो आई विल गो विद डी, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्री. लेट्स सी, इज डी. द टर्म HYVP in new agriculture strategy, it is high yielding variety क्या है ये? वेराइटी पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग. हम लोग तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, राइट. व्हाट इज दैट एक्चुअली? व्हाट इज दैट एक्चुअली? ये तो मैं फंस गया यहां पे. हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ HYV सीड्स, राइट. तो इट इज बेसिकली व्हाट? HYV प्रोग्राम, राइट. नॉट दिस इज, आई थिंक आई विल, ये क्या है? This is HYV, high yielding variety of program, right. High yielding variety program, varieties program, right. That should be the answer, C. High yielding volume नहीं है, variety पक्का है, variety pesticide नहीं है. This is not about the pesticide use, it is about the high yielding seeds, variety of seed program. Yes, C. If more and more capital and labor are applied to a fixed piece of land, यानी कि आप लैंड नहीं बढ़ रहा है, लैंड उतना ही है. तो इसमें अगर हमने कैपिटल एंड लेबर बढ़ा दी, दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिव कल्टीवेशन. एक जमीन के टुकड़े पे ही हम ज्यादा काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव. एक्सटेंसिव मतलब जब हमने लैंड भी बढ़ा दिया, तो दैट इज विल बी एक्सटेंसिव. सो दिस इज इंटेंसिव कल्टीवेशन. इंटेंसिटी बढ़ रही है. मेंशन द क्रॉप वेयर द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल. आई थिंक व्हीट एंड पल्सेस, राइट. इट इज व्हीट एंड पल्सेस. Oh no, wheat and rice, not pulses. Wheat नहीं था, wheat and rice is. Let's see the answer. B. Which of the following is not an item of social security of labor? Maternity benefits are there, industrial injury compensation. This is recently amended. 2017 में शायद इसका amend भी किया गया है. Pension is also included. Wages are not.
सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर, वेजेस आर नॉट देयर, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज, वेजेस नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे लगेगा सर ये मिनिमम वेज जो है वो सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर, नहीं, दैट इज जस्ट द regulation to maintain their welfare so that they should not be cheated. So wage is not a part of social security of labor, right? It is not the part, right? Okay, I think it is a contingent valuation method used in the environmental economics. It is used for only for pollutant, it is used only for item only for pollutant, नॉट एग्जैक्टली जहां जहां मार्केट फेलियर होता है हम उसको वहां पे लगा सकते हैं। पॉजिटिव यूटिलिटी के साथ जरूरी नहीं है कि ओनली वर्ड आ रहा है। इट इज यूज्ड अंडर मार्केट फेलियर, नॉट ओनली यूज्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, वी कैन यूज इट कॉन्टिजेंट अंडर मार्केट फेलियर। हाइपोथेटिकल ग्रुप से बात करते हैं कि भाई आप कितना पैसा देने को तैयार हो, व्हाट इज द विलिंगनेस टू पे, व्हाट इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। Which among of the following is not a cause of sickness of the industrial units in India? Not a cause. अच्छा, lack of capital, convertibility, labor problems. Not a cause. टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंट रहती है, 2014 की बात चल रही है, आज से तकरीबन 7 साल 8 साल पहले की। लेबर प्रॉब्लम्स, यस डेफिनेटली। फॉल्टी लोकेशन, अगेन यस। आई थिंक not industrial unit is because of this lack of capital account convertibility. ये क्यों होगा? Because capital account convertibility इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है, right? It is not the yet situation, 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर कल को 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो जाता है तो इंडिया का कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बाहर जाके पैसे लेके आ सकता है और अपने देश में डाल सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, बाद में हमने उठाया तो पैसा बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में है, लेकिन जब हमें पे करना पड़ेगा तो 2 चीजें याद रखना, वहां पे हाई रेट ऑफ रिटर्न में पे करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे इन हायर करेंसी, डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए नुकसान ज्यादा होगा, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इंडिया में आज भी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को पूरा का पूरा 100% नहीं किया गया है एंड वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन, उस तरफ हम जा रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। सो आई थिंक यही है जो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए यही नॉट अ कॉज है। बाकी सब जो है वो कॉज है इंडिया के सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। इट इज बी आंसर। ओके, आई थिंक आई विल टेक अप दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन, इट्स ऑलरेडी मोर टाइम। आई विल ट्राई टू डू द मैथमेटिकल क्वेश्चंस नाउ क्विकली, थोड़ा जल्दी मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैं कल कर लूंगा, बट मैथमेटिकल क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। So this is the case like ST and ये दे रखा है, तो what is the growth requirement? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ST is equal to alpha YT and IT दे रखा है, तो IT को इक्वेट करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, it will be ST is equal to IT, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है। So alpha YT is equal to beta YT, right, minus beta YT minus 1, right? अब इसके बाद क्या करेंगे, let's do it like this, alpha YT minus beta YT is equal to, okay, let me just take this that, उस साइड में ले लेता हूं, रुको। So ये आ गया बीटा YT minus 1, इसे आ गया बीटा YT minus alpha YT, right? YT को कॉमन लिया, यहां पे आ गया बीटा minus alpha, this is beta YT minus 1, right? So this is what we have। अब थोड़ा सा खेलेंगे इसके साथ। सो दिस इज बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा YT अपॉन YT माइनस 1। अब इसको समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या है कि YT का मतलब है 2022 और नीचे आ गया 2021। सो जब ये वाला पॉइंट है, राइट, व्हेन दिस इज द सिचुएशन, बीटा बीटा अल्फा बीटा 2021 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा 2022। जब ये रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, यहां पे क्वेश्चन में गलती है, ये इट इज नॉट 0, राइट, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट, ये याद रखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो यहां पे 1 होना चाहिए, द आंसर क्वेश्चन शुड बी 1। सो जब ये बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1, जब ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मान लीजिए ये है 2, तो 2 का मतलब क्या है, दैट
ये वाला मैंने यहां पे डाला, सो दिस बिकम्स 2YT 2021 इज इक्वल टू YT, यानी कि इस साल की आउटपुट अगर दूसरे साल की पिछले साल की आउटपुट की दुगनी है तभी तो ग्रोथ हुआ है। किसी भी हालत में ये अगर 0 से बढ़ता है, ये 0 से ऊपर है लेकिन 1 से छोटा है, मान लीजिए 0.5, तो यहां पे अगर मैंने 0.5 कर दिया तो इसका मतलब क्या है, YT माइनस 1 इज इक्वल टू YT, यानी कि इस साल का आउटपुट जो है पिछले साल के आउटपुट का सिर्फ 0.5% है, आधा है, तो ग्रोथ हुआ ही नहीं। इसीलिए क्वेश्चन मैंने बोला कि यहां पे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट शुड बी 1। जैसे ही ये ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी कि ये वाला कंपोनेंट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट ईयर का आउटपुट मल्टीप्लाइड विद सम 1 पॉइंट ग्रेटर समथिंग कुछ, दैट विल बी इक्वल टू YT। सो ग्रोथ कंडीशन इज A, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0। जिनको लग रहा है कि सर आप हर क्वेश्चन में गलती बता रहे हो, यस देयर इज अ मिस्टेक, तभी मैं बोल रहा हूं। ये 2018 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वहां पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी इसका आंसर 1 से दे रखा है। राइट, सो दैट इज द करेक्ट क्वेश्चन, इट इज A। अच्छा, ये क्वेश्चन रिसेंटली आई फाउंड दैट दिस क्वेश्चन इज अगेन इनकरेक्ट, इज दिस क्वेश्चन इज अगेन इनकरेक्ट। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। राइट, तो C इज गिवन टू यू एट द प्राइस 5, मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो C दे रखा है 5Q² प्लस 20Q प्लस 5, तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए, DQ करके ऐसे करके, दिस इज 10Q प्लस 20। राइट, तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारे पास प्राइस दे रखा है, क्वेश्चन में प्राइस दे रखा है, दोनों हिंदी और इंग्लिश में प्राइस दे रखा है। सो प्राइस अगर 5 है, राइट, 5 है, तो इसका मतलब TR क्या है, TR का मतलब है P इंटू Q। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 5Q, यानी कि TR इज इक्वल टू 5Q। MR कितना होगा, DTR अपॉन DQ, इसका मतलब 5। और हमें पता है कि यहां पे कंडीशन दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा कौन से कंडीशन में है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज MR इज इक्वल टू MC। MR कितना है 5, MC कितना है 10Q प्लस 20। राइट, नाउ 5 minus 20 is equal to 10Q minus 15 is equal to 10Q, Q is equal to 1.5. Now do you think that की price quantity कभी भी नेगेटिव में आ सकता है? Again there is a problem here. In this question again it is a problematic situation. हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर यहाँ पे क्वांटिटी होना चाहिए, कि अगर यहाँ पे क्वांटिटी होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे MC निकाल दिया है, यहां से हम इसको 10 इंटू 5 प्लस 20 करेंगे तो आएगा 70, तो यहां पे आंसर मैच हो रहा था। ठीक है, ये कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन गलत है, यहां पे प्राइस का इसमें कोई रोल नहीं है। राइट, राइट, आई विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देयर इज नो क्वेश्चन, आंसर नहीं है इसका। ओवरऑल सिग्निफिकेंस टेस्ट करना है, फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल इट इज द F टेस्ट। अगर सिग्निफिकेंट ऑफ एक चेक करना है तो उसके लिए T टेस्ट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल रिग्रेशन T टेस्ट, ओवरऑल F टेस्ट, इट इज B। ओके, काई स्क्वायर टेस्ट कहां यूज करेंगे, कि D टेस्ट कौन सा होता है यार, D टेस्ट तो पता ही नहीं मुझे। राइट, डर्बिन वॉटसन टेस्ट एक है, बट D टेस्ट तो कुछ नहीं पता। काई स्क्वायर टेस्ट होगा जहां पे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू में कितना फर्क था वो, इंक्लूडिंग लैग्ड वेरिएबल ऑफ द डिपेंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नोट साइज। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द, हाँ, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एक बार। Including the lagged variable of the value, dependent variable on the right hand side of the regression, this will give us biased and inconsistent coefficient estimates. अगर irrelevant lagged variable डाल देंगे तो this will lead to biased and inconsistent coefficient estimates. It is B. Yes. A plus B is equal to 1. This is what? Constant into scale, elasticity of subscription. सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इट इज प्रतिस्थापन का लोच, यस, इट इज सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इट इज 1, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, लेबर का इट इज A, लेबर इज A एंड और कैपिटल का इज B, सो इट शुड बी 3 4 C D, 3 4 C D, क्या लिखा है ये, अरे एक सेकंड, 3 4 C का क्या है 1, राइट, 1 एंड D का है 2, so 3 4 2 1, 3 4 1 2, yes, ये वाला आंसर होना चाहिए C। Okay, Box-Jenkins, हाँ, Box-Jenkins is basically ARIMA model. It is used to find out the forecasting. Delphi method, Box-Jenkins methods, unit root, stationarity, Durbin-Watson autocorrelation, Granger causality theory, SIM test भी कहते हैं Granger को, तो इसको भी कर लेंगे। So 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा,
1 आएगा. So 2341, this should be the answer B. Okay, if OLS is used in the presence of autocorrelation, अगर autocorrelation में क्या होगा ये देखिए, multicollinearity, it is unbiased, efficient and नहीं, unbiased, consistent and efficient. Autocorrelation, it will give you unbiased, consistent and inefficient, and heteroscedasticity आपको देगा unbiased, consistent and inefficient. So अगर autocorrelation है और हमने उसमें OLS डाल दिया है तो इसकी वजह से क्या होगा, the hypothesis coefficient test may be less misleading. Hypothesis test could reach the wrong conclusion. Yes, forecast made from the model will be biased. Biased तो नहीं होगा. So you can see that autocorrelation की वजह से unbiased ही रहेगा. So this is unbiased. Hypothesis test could reach to a wrong conclusion because inefficient होगा. Standard error may be inappropriate. Definitely yes. जब हमारे hypothesis गलत होगा वो इसलिए होगा because standard error हमारा ज़्यादा हो जाएगा. So this is again the meaning of inefficiency. So 2 and 4 are correct. Coefficient estimation नहीं होगा. That is unbiased, consistent दोनों हैं. So that is 1, 2 and 4 only. Answer should be A. Yes. इन द असाइनमेंट ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है, 5 टाइम्स. आइडेंटिफिकेशन इज डेल्ट, प्रॉब्लम इज अ डेल्ट बिफोर एस्टिमेशन. यस, आइडेंटिफिकेशन होगा. आइडेंटिफिकेशन में पहला कंडीशन आएगा रैंक ऑर्डर कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन जो है ऑर्डर कंडीशन है, उसके बाद रैंक कंडीशन है. Order condition is necessary but not sufficient condition. Definitely yes. 2-stage least square method is gone for under identified. Under identified के लिए we don't go for any kind of appropriation method. उसके लिए हमें redefine करना पड़ेगा अपना मॉडल. So third is incorrect. Under indirect least square method, least square is applied to the reduced form. Definitely yes, so that it give us the unbiased and consistent result. So 1, 2, 4. These 3 are correct. 1, 2, 3 नहीं, 1, 2 ये गलत. This is right answer D. 5 times repeated question. Simplex method is solved for linear programming. Simplex method किसने दिया था, नाम मैं भूल रहा हूं. Denzit, right? Denzit. Forgive me for the spelling, right? So it is linear programming. Which statement is false in the following? Okay, T distribution was given by Gaussian. Triplet Tippett table was used for random sampling, right? Binomial table, इसमें ये सही है. Regression coefficient on y on x is given as this. ये गड़बड़ लग रही मुझे यहाँ पे. This is mistake. This is right. Gaussian student P pen name था उनका. Tippett table is random sampling. Yes, random table जो है binomial distribution symmetry, that when then it is P is equal to Q, right? Normal distribution. The regression coefficient on y on x is equal to I think मेरा कुछ लग रहा है यहाँ पे mistake है कुछ. It's some mistake here. I think this should be the answer, but formula भूल रहा हूँ इसका. What do you say? Denzing ना? मुझे लग रहा है. Anyway, I think this one is incorrect. D. I might have forgot the formula for regression coefficient. Given that the LM function is y is equal to 100 plus 10i and is function दे रखा है, this is LM function. Okay, is function दे रखा है y is equal to 160 minus 20i. The current value of equilibrium rate, simply इनको equate कर दीजिए because in the general equilibrium model is will be equal to LM. So 100 plus 10i is equal to 160 minus 20i. So this is 10i plus 20i is equal to 160 minus 100. This is 60. 30i, I is equal to 20. Right? मेरा तो आ रहा है 22 आंसर, सॉरी 2. So I is 2. अब I 2 है तो यहाँ पे डालिए 100 plus 10 into 2. So this is coming out to be 20, 120. So this should be this answer. Right? A. Yes, it is A. The last question. Hawking-Simon condition. So this is very simple one. I think all of you can do this. This is option validity condition. This is the answer, right? So minor value जो है वो same होने चाहिए इसके. This should be greater than 1. यहाँ पे less than 1, less than 0 दे रखा है, ये incorrect हो गया. यहाँ पे this is less than, again this is incorrect. Principal minor जो है वो same होने चाहिए, वो greater than 0 होने चाहिए, and they should be greater than 1 also, right? So this is right.
नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, राइट? फाइन, सो इट शुड बी बी. फाइन. कल 11 बजे वी आर गोइंग टू मीट हियर 11 PM. सॉरी AM, नॉट, अभी तो 11 बज रहे हैं अभी. एंड टुमारो एट 9 o'clock, राइट? 9 PM we will be meeting for this. Fine, so we are done with this. Yes, it is R sigma X and B X Y. Okay, thank you Manisha for that. So Manisha is saying, sir, B Y X is equal to, let me just see what she has written. It is equal to R sigma X upon sigma Y. This is what? Okay. Yes. Okay, fine. Thank you. We'll meet tomorrow, and I believe all of you might be having tomorrow's session link. I am sharing this link here. So ये आपके लिए link आ गया है आपके सामने. You can just see that, and we'll meet tomorrow 11 o'clock. This is the last slide of my day of the session, and we'll meet tomorrow at 11 o'clock for the plunger, diversifier and other things. So do like and share, subscribe जरूर कर लीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ ये शेयर सेशन जरूर शेयर कीजिएगा, और जो लिंक दिया है उसको भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय.